सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए। आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य और रिद्धि हैं, वो एक पल के लिए सब कुछ भूलकर एक दूसरे में ही खोए थे। उन्हें कुछ नहीं याद था कि कुछ देर पहले वो एक दूसरे के साथ कैसी बातें कर रहे थे। आर्य ने रिद्धि के चिन पर अपनी उंगली लगाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। रिद्धि भी बस उसकी नशीली आंखों में ही देखे जा रही थी और इन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर ये दोनों खूब अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। इस वक्त ना ही आर्य को होश था और ना ही रिद्धि को। वो दोनों इतने करीब आ चुके थे कि उनके लिप्स बस एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं कि तभी। अब चलिए इसके आगे जानते हैं। आर्य और रिद्धि के लिप्स आपस में मिलने ही वाले होते हैं कि तभी एक अनवांटेड आवाज़ से वो दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लो भाई, मिले भी नहीं। चलिए, ये रिद्धि का फ़ोन था जो बज रहा था, कबाब में हड्डी फ़ोन। रिद्धि जल्दी से अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और आर्य वहीं एक गहरी सांस लेकर झट से कमरे से बाहर निकलकर ऊपर टेरेस पर चला जाता है, जहाँ इस वक्त उसके अलावा कोई नहीं था। आर्य खुद से बोलती है, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं उसे उसे किस करने जा रही थी? वो भी उसने भी मना नहीं किया। फिर वो अपने हाथों को अपने बालों में कसकर पकड़कर बोलती है, क्या हो रहा है ये मुझे? क्यों मैं उसके ख्यालों का पीछा मेरा नहीं छोड़ रहा है? क्यों उसका सुरूर हर वक्त मेरे ऊपर सवार रहता है? फिर जोर से चिल्लाकर बोलती है, क्यों? आखिर क्यों? तभी उसे अपने सामने अपना अक्स खड़ा नजर आता है। वो बोलता है, ये सवाल क्यों है तुम्हारे मन में? अरे अब उसके सवालों के बदले में एक और सवाल करते हुए बोलती है, ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए मेरे मन में? तो वो अक्ष बोलता है, क्योंकि जो सवाल तुम्हारे मन में है उसका जवाब भी तुम्हारे मन में ही है। आर्य बोलती है, नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो अक्स बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है और अपनी वाइफ को लेकर ऐसे ख्याल मन में आना एक नॉर्मल बात है। जिस पर आर्य झल्ला कर बोलती है, नहीं, कोई नहीं है वो मेरी, ना ही है वो मेरी वाइफ है, ना ही हमारा कोई रिश्ता है। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है और उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है। जिस पर वो अक्ष बोलता है, नाम का रिश्ता? ये क्या होता है? ये नाम का रिश्ता क्या? सब बकवास होता है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, वो नाम और बेनाम नहीं होते। और शादी की है तुमने उससे, 7 फेरे लिए है अग्नि को साक्षी मांग कर। मांग में सिंदूर भरा है तुमने उसकी, मंगलसूत्र पहनाया उसके गले में। वो सब कुछ नाम का तो नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारा और उसका रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं है। तुम्हें मानना या ना मानने से ये रिश्ता बदल नहीं जाएगा। इसलिए अपने दिमाग से ये फालतू का ख्याल निकाल दो और खुद को इस रिश्ते के लिए एक मौका दो। जिस पर आर्य बोलती है, मौका? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे खुद को और रिद्धि को एक मौका देना चाहिए। इधर बालकनी में खड़ी रिद्धि अपने मन में बोलती है, आर्य क्यों क्यों करती हो तुम ऐसा, जो मैं तुमसे फिर दोबारा नफरत करने पर मजबूर हो जाती हूँ।
तुम हर बार मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाती हो। क्या हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में नहीं जाती? लेकिन तुम्हें तो हमेरा हमेशा दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा ही उठाना होता है। हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे आर्य, नफ़रत। ये कहकर वो थोड़ी देर वहीं पड़े काउच पर बैठी रहती है। फिर उठकर वो जाकर पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। वो अपने कबर्ड से एक ग्रीन कलर की साड़ी निकालती है, सी ग्रीन कलर की साड़ी, और गले में सिर्फ मंगलसूत्र, हल्का सा मेकअप, और इसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और माथे पर एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी। रेडी होकर वो अपनी हील्स पहनकर और फ़ोन लेकर वो अपने कमरे से बाहर आती है। उसे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर ईशान एक जोर की सीटी मारता है और बोलता है, वाह भाभी, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। आज तो पार्टी में सबके होश ही उड़ जाने हैं। ईशान के इस तरह से सीटी बजाने से कशिश और आर्य की नज़र भी उस तरफ चली जाती है। कशिश भी उसे देखकर कहती है, भाभी, आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। तभी आर्य रिद्धि की नज़र भी एक पल के लिए एक दूसरे से टकराती है। कुछ देर तक तो दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, लेकिन फिर वो दोनों सिर झटक कर एक दूसरे से नज़रें हटा लेते हैं। रिद्धि नीचे आकर ईशान और कैसिस से बोलती है, थैंक यू। वैसे तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? या तुम दोनों नहीं चल रहे हो पार्टी में? जिस पर कशिश बोलती है, नहीं भाभी, हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे कल कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है। रिद्धि फिर ईशान की तरफ देखती है, तो और ईशान, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तो ईशान मुंह बनाते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आर्य की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ लोगों की वजह से इस तरह की पार्टीज रिसेप्शन पार्टी ना होकर सिर्फ बिजनेस पार्टी ही रह जाती हैं। रिद्धि धीरे से ईशान के कान में बोलती, इतनी बोरिंग पार्टी में तो मुझे भी जाना पसंद है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे इस खड़ूस की वजह से मुझे जबरदस्ती वहां जाना पड़ रहा है। रिद्धि ने वैसे तो बहुत धीरे से कहा होता है, लेकिन तब भी आर्य उसकी सारी बातें सुन लेती है और वो ईशान से गुस्से में बोलती है, अब अगर तुम्हारी बकवास पूरी हो गई हो तो क्या हम जाएं? और हाँ, अपना डिनर टाइम पर कर लेना और लेट तक जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कशिश, तुम भी, अगर ये तुम्हें परेशान कर तो बस मुझे एक कॉल कर देना। जिस पर कशिश बोलती है, जी भाई, मैं अपना काम पूरा करके टाइम पर सो जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। और अब जाइए और वहाँ जाकर भाभी के साथ एंजॉय करिएगा, ना कि यहाँ की चिंता करिए। ईशान बोलता है, चिल ब्रो, कोई बच्चा नहीं हो जो आप मुझे इतना समझा रही हैं। मैं डिनर टाइम पे कर लूँगा और आपकी इस लाडली को भी करवा दूँगा। जिस पर आर्य बोलती है, हाँ, सिर्फ डिनर करना है, ड्रिंक नहीं। ये सुनकर ईशान एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देता है। आर्य रिद्धि से बोलती है, तो चले मिसेज कपूर। आर्य आगे आगे चल रही थी और रिद्धि उसके पीछे पीछे चलती हुई बाहर आ जाती है। रिद्धि गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी आर्य की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, ओ मैडम, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो पीछे बैठ रही हो, यहाँ आकर आगे बैठो मेरे बराबर में। रिद्धि मन ही मन उसे ढेर सारी गालियाँ देते हुए आगे आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और आर्य भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। वो ड्राइविंग करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। आर्य का सारा ध्यान अपने ड्राइविंग पर होता है। आर्य सामने देखते हुए, रिद्धि प्लीज़ वहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, और हाँ, वहाँ सबसे अच्छे से बिहेव करना। जिस पर रिद्धि अपने दांत पीसते हुए बोलती है, वहाँ जाकर क्या मुझे सबकी आरती उतारनी है? जिस पर आर्य बिना किसी भाव के बोलता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। रिद्धि कुछ देर गुस्से में बड़बड़ाती रहती है और फिर अपने फ़ोन में लग जाती है।
थोड़ी देर में उनकी गाड़ी अपनी मंजिल पर जाकर रुकती है। सबसे पहले गाड़ी से सिर्फ आर्य उतरता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ ही मीडिया थी। आर्य की गाड़ी देखते ही उसके आसपास इकट्ठी हो गई थी। आर्य अपनी एक लुक देता है उनको और बोलता है, देखिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाइए और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ भी है और इन सब के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये कहकर वो कार की दूसरी तरफ आता है और एक जेंटलमैन, वुमेन भी बोल सकते हैं, की तरह अपने कार का दरवाज़ा खोलता है। तभी रिद्धि उसमें से उतरती है और उसने अपना उल्टा हाथ आर्य के हाथों में दे दिया। ये देखकर आर्य तो हैरान हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। तो रिद्धि भी आर्य को देखकर मुस्कुरा देती है। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर आर्य खुद ही मन में बोलती है, ओह तो ये एक्टिंग कर रही है, कितने कमाल की एक्टिंग करती है, इसे तो डॉक्टरी के बजाय बॉलीवुड में जाना चाहिए था। फिर उन दोनों ने मीडिया के सामने एक न्यूडली वेड कपल की तरह काफ़ी सारे पोज दिए और कुछ देर बाद वो दोनों पार्टी में चले गए। पार्टी में जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो आर्य को देखकर मरी जा रही थी। भाई आर्य का लुक ही लड़कों की तरह था। ब्यूटीफुल तो नहीं, लेकिन हैंडसम बोल सकते हैं। आर्य बहुत हैंडसम लग रही थी। वहीं रिद्धि को देखकर वो सारी लड़कियां जल भून रही थी। अगर उन लड़कियों का बस चलता तो वो रिद्धि को गोली मार देती। अब लड़कियों के लिए तो जलन की बात थी ही, क्योंकि रिद्धि की वजह से हमारी आर्य उन सब के हाथों से जो निकल गई थी। लड़कियों की अपनी तरफ इस तरह गुस्से से घूरता देखकर रिद्धि का दिमाग खराब हो जाता है। जो लड़कियां रिद्धि को बुरी तरह से घूर रही थी, उन्हें वापस घूरते हुए रिद्धि धीरे से बोली और गाली देती है। बोली क्या, गाली देती है। उसकी गाली सुनकर आर्य की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो उसकी तरफ हल्का सा झुककर उसके कानों में फुसफुसा, मिसेस कपूर बिहेव। रिद्धि गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके गले की टाई को कसते हुए धीरे से बोलती है, व्हाट्स बिहेव? आप इन कमीनी लड़कियों को देख रहे हैं जो मुझे कब से इस तरह से घूर रही हैं? जिस पर आर्य बोलती है, तो तुम उनकी तरफ ध्यान ही क्यों दे रही हो? यहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हम दोनों को देखकर एडमायर कर रहे हैं। फिर उसके फेस पर आई लटों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से उसके कान में बोलती है, ये किस तरह का बिहेव है और किस तरह की लैंग्वेज है जो तुम यूज़ कर रही हो मिसेस कपूर? तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम राजेश ठाकुर की बेटी हो और एक डॉक्टर बनने वाली हो। ये सुनकर रिद्धि अपना दांत पीसते हुए बोलती है, मेरे डैड को इन सब के बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं कि मुझे शुद्ध हिंदी में इससे भी अच्छी अच्छी गालियाँ देनी आती है। कहो तो तुम्हें भी किसी दिन सिखा दूंगी। जिस पर आर्य बोलती है, शट अप रिद्धि। फिर वो दोनों जाकर न्यूली वेड कपल से मिलते हैं और फिर आर्य अपने बिजनेस कलीग से बातें करने लग जाती है। और यहाँ रिद्धि वहाँ उसके पास खड़ी खड़ी बोर हो रही थी, क्योंकि वो तो वहाँ किसी को जानती नहीं थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाय आर्य। आर्य जैसे ही ये आवाज़ सुनती है, उसका वहाँ से भाग जाने का मन करता है, लेकिन फिर भी वो अपना मन मार कर ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर अपने होठों पर चिपका कर उस आवाज़ की तरफ मुड़ती है और बोलती है, हेलो मिस मेरा, हाउ आर यू? वो लड़की नशे में झूलती हुई, ओहो आर्य, मिस मेरा नहीं कहा करो। वो मुस्कुराती है, बड़ी मदहोशी वाली स्टाइल में बोलती है। रिद्धि उस लड़की को गौर से देखती है। उसने वाइन कलर की बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी नेक कुछ ज़्यादा ही डीप होने की वजह से उसकी क्लीवेज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी।
थोड़े शब्दों में कहे तो उसकी ड्रेस उसके बदन को छुपाने की बजाय दिखाने का ज़्यादा काम कर रही थी। आर्य से बात कर रही वो आर्य से बात कर रही होती है, तभी उसकी नज़र आर्य के बराबर खड़ी रिद्धि पर जाती है। तो आर्य से बोलती है, अरे आर्य, तुम्हारे साथ ये बहन जी कौन है? कौन है ये? कहाँ से उठा कर लाए हो इसे? ये तुम्हारी पर्सनालिटी से तो मैच नहीं करती। जिस पर आर्य बोलती है, बिहेव मिस मेरा, जिसके बारे में ये घटिया अल्फाज आपकी ज़बान से निकल रहे हैं ना, वो मेरी वाइफ है, मिसेज रिद्धि आर्य कपूर। इस बात को आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए, और हाँ, अपनी हद में रहकर बात कीजिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी हद पार कर दी तो आप सह नहीं पाएंगी। आर्य की बात सुनकर रिद्धि आर्य को देखने लगी है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आर्य उसके लिए भी कोई ऐसा स्टैंड लेगी। वहीं प्रिया नशे की हालत में आर्य के गाल पर उंगली रखकर बोलती है, ओह आर्य, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया और डाउन मार्केटिंग हो सकती है। कितने घटिया कपड़े पहने हैं इसने, लगता है किसी मिडिल क्लास फैमिली से ही है, क्योंकि इसे तो ये भी नहीं पता कि अमीरों के पार्टी में पहन कर क्या आया जाता है। मिडिल क्लास औरतों की तरह साड़ी पहन कर आई है। एक तो रिद्धि को ज़बरदस्ती में पार्टी में लाए जाने की वजह से पहले से ही गुस्सा थी, और अब प्रिया की बातें सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस इतना सुनना ही था कि रिद्धि गुस्से से फट पड़ती है, बोलती है, मिस प्रिया मेहरा, तुम्हारी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कोई बहन जी नहीं हूँ, और ड्रेसिंग स्टाइल मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ख़राब है। किसी के पार्टी में क्या पहन कर आया जाता है और क्या नहीं, ये मुझसे तुमसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने जिस्म की नुमाइश करना ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करने की निशानी होती है, तो मैं ऐसी हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती। एक्चुअली मैं एक अच्छे परिवार की बेटी और एक के अच्छे परिवार की बहू हूँ, ना कि कोई डांसर। लुक एट योर ड्रेस मिस मेहरा, यू आर जस्ट लुक लाइक अ डांसर। जिस पर प्रिया बोलती, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डांसर कहने की? मेरी ड्रेस को देखा है तुमने? कहाँ से मेरे कपड़े तुम्हें डांसर की तरह लग रहे हैं? जरा भी फैशन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। जिस पर रिद्धि बोलती है, हाँ सही कह रही हो तुम, तुम्हारी ड्रेस डांसर जैसी नहीं है, सॉरी, मैंने ये कह दिया तुम्हें। मैंने अब देखा तुम्हारी ड्रेस को ध्यान से, तो ये जो तुम्हारी ड्रेस है ना, वही घटिया से डिजाइनर की घटिया सी ड्रेस है, जिसकी लास्ट टाइम सेल लगी हुई थी और कोई इसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं था। प्रिया बोलती, हे यू डाउन मार्केटिंग गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रेस के बारे में ऐसा कुछ कहने की? और मैंने ये कोई फ्री में नहीं खरीदी है। रिद्धि उसकी बात को बीच में ही रोक कर बोलती, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने इसे फ्री में नहीं खरीदा है, 5,000 रुपये में खरीदा है ना तुमने इसे, लेकिन जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वो शहर के बेस्ट डिजाइनर की बेस्ट साड़ी है, और जिसकी कीमत, खैर छोड़ो, तुम्हारी औकात भी नहीं है ये जानने की। रिद्धि ये सब बोले जा रही होती है और आर्य वहाँ हैरानी से खड़ा ये सब देखे जा रहा होता है। उसका मुंह खुला और आंखें हैरानी से फैली हुई होती हैं। प्रिया बोलती है, यू, तुम जैसी घटिया लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियां अमीर आदमियों को बड़ी आसानी से फंसा लेती हो और फिर उनके पैसे पर ऐश करती हो। तुम आज इसलिए उछल रही हो कि तुमने आर्य कपूर से शादी की है और उसके पैसों का दिखावा कर रही हो। अपनी कोई पहचान और औकात तो होती नहीं है तुम्हारी जैसी लड़कियों की। ये सुनकर आर्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी मुठ्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। वो प्रिया को कुछ बोलने ही वाली होती है कि रिद्धि उसका हाथ अपनी हथेली से दबाकर उसे रोक लेती है, और आर्य हैरानी से रिद्धि को देखने लगती है। रिद्धि बोलती है, मेरी जैसी लड़कियाँ, यही कहा ना तुमने, मेरी जैसी लड़की, चलो तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं राजेश, तुम राजेश ठाकुर को जानती हो? ये सुनकर प्रिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है
उसका सारा नशा एक पल में गायब हो जाता है। रिद्धि फिर बोलती है, क्या हुआ, घबरा गई? हाँ, वही राजेश ठाकुर जिनकी कंपनी में तुम्हारे पापा मैनेजर की नौकरी करते थे। उसी राजेश ठाकुर की बेटी हूँ मैं, और अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे डैड की कंपनी के नुकसान के पीछे भी तुम्हारे पापा का ही घटिया प्लान था। लेकिन तुम मेरे डैड की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे मेरे डैड की कंपनी फिर से अपनी उसी पोजीशन पर पहुंच गई है जिस पर वो पहले थी, क्योंकि मेरे पापा यही डिजर्व करते हैं। वो तुम्हारे डैड की तरह नालायक, घटिया, कमीने और पीठ में छुरा भोंकने वाले इंसान नहीं है। पार्टी में हर इंसान की नज़र रिद्धि और प्रिया पर ही थी। प्रिया से अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी, वो वहाँ से चली जाती है। आर्य भी रिद्धि के मुंह से ये सब सुनकर शॉक में थी, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रिद्धि उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आर्य रिद्धि से पूछती है, रिद्धि ये सब क्या था? जिस पर रिद्धि बोलती है, कुछ नहीं, और वो अपनी आंखों में आए वो आंसुओं को पोंछ लेती है। आर्य एक बार फिर से बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ मिसेस कपूर, क्यों रो रही हो? लेकिन रिद्धि उसे कोई जवाब नहीं देती है, वो तो चुप हो जाती है। वो अच्छे से जानती थी कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और इससे बात करना बेकार है, तो वो उसके गुस्से के शांत होने का वेट करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद रिद्धि आर्य की तरफ मुड़कर बोलती है, आर्य, अगर यहाँ का हो गया हो तो क्या हम अपने घर वापस चले? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर आर्य बोलती, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का, मुझे अब घर जाना है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कल कॉलेज भी जाना है। जिस पर आर्य बोलती है, ठीक है, चलते हैं, लेकिन मैं मिस्टर सिंघानिया को एक बार बाय बोल कर आती हूँ। फिर कुछ सोचकर, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? रिद्धि बोलती है, प्लीज़ आर्य, अगर ज़रूरी ना हो तो मुझे यहीं रहने दो। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है अंदर जाने का। ये सुनकर आर्य बोलती है, ठीक है, तो तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं बस 2 मिनट में आया। आर्य पार्टी के अंदर जाकर एक बार फिर मिस्टर सिंघानिया से मिलती है और उनको बाय बोलकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है। आर्य गाड़ी ड्राइव करने लगती है और रिद्धि खिड़की से सर टिकाकर अपनी उलझी हुई जिंदगी के बारे में सोचते हुए बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आकर कपूर मेंशन के बाहर रुकती है। आर्य रिद्धि को आवाज़ लगाती है, लेकिन जब रिद्धि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो रिद्धि की तरफ देखती है तो वो सो चुकी थी। वो उसे आवाज़ लगाकर उठाती है, लेकिन जब रिद्धि कोई जवाब नहीं देती है तो आर्य को मजबूरन उसे कंधे से पकड़कर हिलाना पड़ता है। आर्य जैसे हिलाती है, रिद्धि रिद्धि उठ जाओ। रिद्धि हड़बड़ा कर उठती, क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, नींद से जागो, घर आ गया है। फिर उसे चिढ़ाते हुए, अब तुम्हारा अंदर जाने का मन है या सारी रात गाड़ी में ही बितानी है? रिद्धि उसकी बात सुनकर भी अपने ख्यालों में खोई हुई गाड़ी से बाहर आती है और सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है, और वो आर्य के बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। आर्य सीधा अपने रूम में ना जाकर पहले ईशान और कशिश के रूम में जाती है, और वहाँ उन दोनों को आराम से सोता देखकर वो अपने रूम में आती हैं और अपनी आंखें बंद किए हुए ही टाई खोलते हुए सोफे पर जाकर लेट जाती हैं। थोड़ी देर बाद रिद्धि का ख्याल आते ही वो झट से अपनी आंखें खोलकर कमरे की चारों तरफ नज़र घुमाती है, तो उसे रिद्धि कहीं भी नज़र नहीं आती है। इस पर आर्य अपने मन में सोचती, अब कहाँ गई है? पार्टी में इतना परेशान करना क्या कम था, जो अब ये मुझे फिर इतनी रात को परेशान करना चाहती है। फिर उसे आवाज़ लगाती है, रिद्धि, रिद्धि, कहाँ हो तुम? फिर वो बाथरूम का गेट खोलकर देखती है तो वहाँ भी नहीं होती है। फिर उसकी नज़र बालकनी के गेट की तरफ जाती है जो खुला हुआ था। वो समझ जाती है कि रिद्धि बालकनी में ही है, तो वो उठकर बालकनी में चली जाती है। वो देखती है रिद्धि अभी भी पार्टी वाले कपड़ों में रेलिंग से सटकर खड़ी हुई थी,
और बिना किसी भाव के आसमान की तरफ देखे जा रही थी, जैसे मन ही मन भगवान से शिकायत कर रही हो। आर्य चुपचाप जाकर उसके बराबर में खड़ी हो जाती है और बोलती है, रिद्धि, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो और क्या कर रही हो? रिद्धि बोलती है, प्लीज़ आर्य, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर आर्य बोलती है, क्यों, कोई बात नहीं करनी है? वो जानती थी कि जो कुछ भी पार्टी में हुआ उसकी वजह से रिद्धि का मूड ठीक नहीं है, तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि जब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा? पार्टी में तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी और अब तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी है। रिद्धि रूधे हुए गले से बोलती है, आर्य प्लीज़, मैंने कहा ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये इस पर आर्य बोलती है, मिसेस कपूर, तुम रो रही हो, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? रोना तो उस प्रिया को चाहिए, क्योंकि तुमने पार्टी में उसकी इतनी बेइज्जती की है और तुम रो रही हो। रिद्धि आर्य की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों से आंखों उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ होता है। रिद्धि जोर से चिल्लाते हुए, नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ, सुना तुमने? नहीं हूँ मैं ठीक। आर्य उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ करती है, लेकिन वो अपनी हथेली दिखाकर बीच में ही हाथ रोक देती है। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना मिस्टर कपूर, आर्य कपूर। रिद्धि की ये बात सुनकर वो अपना हाथ वहीं रोक लेती है। आर्य जानती थी कि पार्टी की बात को लेकर ये परेशान है, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो समझ गई थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी वो समझ रही है, बात तो कुछ और ही है। इसके बाद से रिद्धि बोलती है, जानना चाहती हूँ मैं क्यों रो रही हूँ? तुम्हारी वजह से। हाँ, सही सुना तुमने, तुम्हारी वजह से ही मैं रो रही हूँ। मैं नफरत करती हूँ उसकी उसके बाप से, क्योंकि उस प्रिया और उसके बाप से, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से मेरे पापा को बिजनेस में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही नहीं, उन्होंने मेरे पापा से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी छीन लिया। वो दोनों बहुत बुरे हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ आर्य, तुम उन दोनों से भी ज़्यादा बुरी हो, सुना तुमने? ये सुनकर आर्य की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, वो उसे घूर कर देखने लगती हैं। इस पर रिद्धि फिर बोलती है, हाँ, सही सुना तुमने, तुम उनसे भी ज़्यादा बुरे हो। उन्होंने तो मेरे पापा से सिर्फ उनका बिजनेस ही छीना था, लेकिन तुमने तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा की मदद करके तुमने उनका फ़ायदा उठाया और मुझसे शादी कर ली और मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में रखा। रिद्धि की बात बीच बीच में अटक रही थी, जिस पर आर्य बोलती है, शट अप रिद्धि, जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही हो? जो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आ रहा है वही बोले जा रही हूँ। मैंने तुमसे कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की है, तो ऐसी बेकार की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुप हो जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम पार्टी वाली बात को लेकर परेशान हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर पाले हुई हो। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जैसा सोचो वही सच हो। पूरा सच जाने बिना किसी के बारे में कुछ भी बोलना गलत होता है। थोड़ा भी दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? पता नहीं तुमने मेडिकल एंट्रेंस कैसे पास कर लिया होगा और 2 साल तक कैसे पास होती जा रही हो। इस पर रिद्धि गुस्से से बोलती है, क्यों चुप रहूं मैं? तुम चुप रहो। और अब तुम्हारे और मेरे बीच में ये पढ़ाई कहाँ से आ गई? अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे बातों में फंसाकर मुद्दे से भटकाना चाहती हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? तुम एक राक्षस हो जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम्हें बताओ, कौन इतनी कम उम्र में शादी करता है, और वो भी अपनी पढ़ाई के बीच में? लेकिन मैंने किया ना, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ, समझी तुम? आर्य बहुत देर से उसकी सारी बातें सुने जा रही थी। अब उसका गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है
वो उसके कंधे को पकड़ से दीवार से लगा देती है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ देती है। रिद्धि के लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो उससे दूर जाने के लिए मचलती रहती है, लेकिन आर्य की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद ही आर्य उसे छोड़ देती है और बोलती है, क्या समझती हो तुम खुद को? बस हर बात का दोष मुझ पर डालना है, चाहे वो मैंने किया हो या नहीं किया हो। आइंदा से मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना। उसकी ये बात सुनकर रिद्धि उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वो एक बार फिर से अपनी लिप्स से उसके मुंह को बंद कर देती है। कुछ देर तक तो रिद्धि उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद ही उसका साथ देने लगती है। ये महसूस होते ही आर्य की पकड़ रिद्धि से कुछ पल के लिए ढीली हो जाती है, लेकिन फिर वो उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आप लोग